चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म, निवास स्थान, ये सब सारा चीज़ जाने। अब इनके बारे में जानो और कि चंद्र शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में, मतलब एकदम शुरुआती में, प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक रहे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। मतलब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसके अलावे भी और भाषाओं के क्या थे ये प्रकांड विद्वान। प्रकांड विद्वान मतलब कि उस समय के एक तेजस्वी विद्वान बोले जाए, सबसे फेमस विद्वान में गिने जाते थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। मतलब कि पुरातत्व में, इतिहास में, भाषा शास्त्र में इनका जो अद्यतन रहा ज्ञान के मामले में, वो तलस्पर्शी माना जाता है। मतलब कि समझ जाओ कि एक दार्शनिक के रूप में थे। तो सोचो कि एक व्यक्ति इतने सारी चीज़ों के ज्ञाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियाँ बराबर लिखी। मतलब टिप्पणियाँ, लेख, निबंध ये बराबर लिखते रहे। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। अगर क्वेश्चन आए कि वे कौन से युग के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो कौन से युग? द्विवेदी युग। गूढ़ और विदग्ध हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। मतलब अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं, मतलब कि ऐसी घटनाएं, ऐसे चीज़ को लिखते हैं जो कि आने वाले समय में वैसी घटनाएं होने वाली है। यानी अपने समय से बहुत आगे निकल पड़े। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। समर्थ लेखक का मतलब कि इनको पिछाड़ने वाला कोई नहीं था। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। मतलब गुलेरी जी जो रहे, तो गुलेरी जी अपने पूरे जीवन में मात्र 3 ही कहानी लिखे और इन्हीं 3 ही कहानियों के बल पर वे हिंदी के क्षेत्र में क्या हो गए? अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचना प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप प्रभाव पड़ा। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ से ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्य वाली ये कहानियाँ लिख सका। आधुनिक कथ्य वाली मतलब कि जो अब आधुनिक युग में जो घटनाएं घटेगी, तो इस तरह की शैली को उन्होंने लिखा जो कि उस समय के हिसाब से, उस समय से आगे की कहानी रहा। कह रहे यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। मतलब जितना उस समय लिखा गया है कौतूहल से, उसी तरह से आज भी पढ़ने पर एकदम तरोताज़ा इसमें की घटनाएं हैं। लगता है कि ये घटनाएं जो है अभी घट रही हैं। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि उनका विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इसकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण और समय से आगे के है। मतलब समय से आगे निकलता हुआ इसमें कथ्य है। ये जो प्रस्तुत कहानी हम लोग पढ़ेंगे, उसने कहा था उनकी अमर रचना है। मतलब कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना क्या है, उसने कहा था यह हिंदी कहानी के विषय में मील का पत्थर मानी जाती है। किसका?
मतलब कि इस उसने कहा था कहानी को हिंदी साहित्य कहानी के अगर विकास बोल रहे तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी और इनके अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उनकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भरे बाजार से शुरू होती है। मतलब ये जो कहानी है उसने कहा था कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर के भरे बाजार से, जहाँ 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम रहता है लहना सिंह और 8 वर्ष की एक लड़की को तागे के नीचे आने से बचाता है। मतलब जो लहना है जो कि 12 साल का है और 8 साल के जो एक बच्ची है दूसरी लड़की, उसको तागे के नीचे आने से ये बचाता है लड़का। लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब क्या होता है? कुरमाई का मतलब है मंगनी और मंगनी का मतलब सगाई, इंगेजमेंट। तो ये उसको चिढ़ाते हुए यानी कि उसको पिनकाते हुए मजाक में छेड़ता है कि तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। यह दिन मतलब एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, मतलब वो धत कहकर भागती नहीं है बल्कि कहती है हाँ कल हो गई। यह देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालू लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। सालू का मतलब कि जो चादर मिलता है तो चादर को बोलता है। और ये बात सुन करके लहना सिंह जो है हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। मतलब ये बचपन में मिलता है और फिर इसके बाद एक और 25 साल के बाद मिलता है जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ाई लगता है। तब वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वह लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा। मतलब कि वो बचपन के जो उसमें प्रेम इसके मन में जगा था उसको दुनिया से बचा करके संजोए रखा। मतलब कि दुनिया के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। इस सोसाइटी के लोगों से अपने मित्रों से बताया नहीं, अपने अंदर ही दबाए रखा। और युद्ध में अपने प्राणों के बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा की। मतलब कि उसकी एक बात कहने पर कि उसकी रक्षा करने के लिए तो अपना प्राण दे दिया, लेकिन उन लोगों का रक्षा किया। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करते हुए गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावान्वित जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। मतलब कि एक अलग तरीका से इसकी रचना किया गया है। वातावरण की सृष्टि जो माहौल बोला जाए तो यह कहानी पहले से ही माहौल बनाती है, मतलब अपना वातावरण तैयार करती है। तो वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्सर्ग बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है। मतलब कि कहानी का प्रभाव जो है ये मन में गूंजता रहता है पढ़ने के पश्चात तक। और इस कहानी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्या बताए हैं, उसने कहा था कहानी के बारे में, वो बोलते हैं कि उसने कहा था मैं पक्के अर्थात के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। इसमें घटनाएं ऐसी हैं कि जैसी बराबर हुआ करती हैं, पर उसमें भीतर से प्रेम एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है और केवल झांक रहा है, वह कराहता चिल्लाता नहीं है।
निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृति नहीं है। मतलब इसमें कहीं भी गलानी को नहीं दर्शाया जाता है इस कहानी की प्रेम में। जिससे आज का प्रेम क्या होता है कि तुरंत चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है, 50 लोगों से बताना स्टार्ट हो जाता है, अगर डिस्टर्ब हो गया तो मरना जीना, ट्रक के आगे, ट्रेन के आगे, छत पर से कूद जाना, ये सारा चीज़ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस कहानी में उसने कहा था मैं ऐसा कोई बात नहीं। इसमें स्वर्गीय रूप दर्शाया जाता है प्रेम को, जो कि झांक रहा है और केवल झांक रहा है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। मतलब इसमें पात्रों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद कहानी पढ़ोगे।